गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे दुबई की। दुबई में चल रहे एयर शो के दौरान शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसे में तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया, जिसमें भारतीय वायुसेना के एक वीर पायलट नमान सियाल की मौत हो गई है। भारत के लोग इस हादसे में व्यथित हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग इस हादसे पर खुश हो रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ पाकिस्तानी अकाउंट से अपमानजनक मजाक उड़ाने वाले पोस्ट किए गए, जिसको लेकर पाकिस्तानी एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी एयर कमांडर परवेज अख्तर खान ने मजाक उड़ाने वालों को फटकार लगाई है। उन्होंने अपने पोस्ट में भारतीय पायलट को श्रद्धांजलि दी और लिखा है कि आसमान का रक्षक खामोश हो गया है। उन्होंने लिखा है कि दुबई एयर शो में एक्रोबैटिक शो के दौरान इंडियन एयरफोर्स के तेजस से क्रैश होने की खबर दिल दहला देने वाली है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एरोबैटिक्स फ्लाइट के सबसे ऊंचे लेवल पर होती है, जहाँ स्किल, हिम्मत और सटीकता बहुत जरूरी होती है। ये स्टंट नहीं है, ये प्रोफेशनल महारत के काम है जो ऐसे पुरुष और महिलाएं करती हैं, जो देश के गौरव और टेक्नोलॉजी के भरोसे के लिए अपना रिस्क उठाते हैं। एयर कमांडर परवेज अख्तर खान ने लिखा है कि इंडियन एयरफोर्स और शहीद एयरमैन के दुखी परिवार के लिए मैं अपनी गहरी और सच्ची संवेदनाएं देता हूँ। सिर्फ एक पायलट नहीं खोया है, बल्कि आसमान का एक रखवाला चुप हो गया है। उन्होंने आगे लिखा है कि मुझे और भी दुख इस बात का है कि बॉर्डर के हमारी तरफ कुछ लोगों ने हमदर्दी के बजाय मजाक को चुना। यह देशभक्ति नहीं है, यह नैतिक अशिक्षा है। कोई पॉलिसी, फैसलों, यहाँ तक कि सिद्धांतों पर भी सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन अपनी ड्यूटी करे साथी एविएटर की हिम्मत पर कभी नहीं। वो तालियों के लिए नहीं, बल्कि अपने झंडे के लिए उड़ा, जैसे हम अपने झंडे के लिए उड़ाते हैं। यह सम्मान का हकदार है, मजाक का नहीं। उन्होंने आगे लिखा है कि मैंने भी ऐसे ही मुश्किल हालात में यूनिफॉर्म में अपने भाइयों को खोया है। शेरदिल लीडर फ्लाइट लेफ्टिनेंट आलमदार और स्क्वाड्रन लीडर हसनत, जो परफॉर्मेंस के सबसे ऊंचे लेवल पर जिए और मरे। जिस पर कोई एयरक्राफ्ट शांत होता है तो उसमें कोई देश नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है और एक परिवार बिखरी हुई खामोशी में रह जाता है। एक सच्चा प्रोफेशनल दूसरे प्रोफेशनल की इज्जत करता है। एक सच्चा योद्धा दूसरे योद्धा को सलाम करता है, दुश्मन की लाइन के पार भी। इससे कम कुछ भी हमारी यूनिफॉर्म पर दाग लगाता है। भगवान करे गुजरे हुए पायलट को अशांति के उस पार हमेशा नीला आसमान मिले, उनके परिवार को वहाँ हिम्मत मिले जहाँ सब काम नहीं करते। ये हम बात करें रूस की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने भारत आ रहे हैं। पुतिन के आने से पहले रूस ने भारत को अब तक का सबसे बड़ा और साहसिक सैन्य प्रस्ताव दिया है। रूस ने भारत को Su-57E 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट का भारत में लाइसेंस, प्रोडक्शन, पूर्व टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रस्ताव दिया है। भारत में रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव ने कहा कि Su-57E भारत की अपनी एमका परियोजना को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रूस का कहना है कि भारत की ज़रूरतों के मुताबिक तकनीक ट्रांसफ़र और लोकल प्रोडक्शन उसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि भारत की 60 से 70% सैन्य क्षमता अब भी रूसी और सोवियत डिज़ाइन पर आधारित है। सुखोई 57 बनाने वाली रूसी कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के एक सीनियर अधिकारी ने दुबई एयर शो के दौरान भी कहा कि शुरुआत में कुछ रूस पे बने Su-57E जेट सीधे भारतीय वायुसेना को दिए जा सकते हैं, जिसके बाद उत्पादन भारत में शिफ्ट किया जाएगा और इसमें स्टेल्थ कोटिंग, 5th जनरेशन इंजन, ऐसा रडार, एआई आधारित एवियोनिक्स और हथियार प्रणालियों की तकनीक भी शामिल होगी। रूस का ऑफर दिलचस्प हो सकता है। भारतीय वायुसेना के दिग्गजों की इस पर राय बटी हुई है। रूसी Su-57E में क्या भरोसा दिखाएगा भारत? भारतीय वायुसेना ने अभी तक Su-57E को लेकर आधिकारिक बयान नहीं दिया है, ना ही सार्वजनिक तौर पर दिलचस्पी दिखाई है। सितंबर 2025 में भारतीय वायुसेना ने 114 राफेल खरीदने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद माना गया कि Su-57 की संभावना कम हो गई है, लेकिन रूस अभी भी उम्मीद लगाए बैठा है। जबकि भारत को भी मौजूदा जियो पॉलिटिकल हालातों को देखते हुए स्टेल्थ फाइटर जेट की जरूरत है, क्योंकि स्वदेशी एम का प्रोग्राम अभी कम से कम 10 साल दूर है। ऐसी स्थिति में एयरफोर्स के दिग्गज सलाह दे रहे हैं कि भारत को कुछ न कुछ फैसला जरूर करना होगा। स्क्वाड्रन लीडर विजयेंद्र के ठाकुर रिटायर्ड ने यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय वायुसेना की Su-57 को लेकर पहले की कई चिंताओं को संबोधित किया जा रहा है, खासकर इसमें सुपर क्रूज क्षमता की कमी, जिसे अब आईडीज लिए 30 इंजन के साथ दूर किया जा रहा है। इस इंजन का भी टेस्ट हो रहा है। ठाकुर के मुताबिक 2 सीटर Su-57E ऑपरेशनल और मिशन मैनेजमेंट के लिहाज से गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि 2 पायलट रहने से दूसरा पायलट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, डेटा फ्यूजन और ड्रोन मिशनों को संभाल सकता है, ठीक वैसा जैसा चीन के J-20S में देखा गया है। क्या Su-57 की टेक्नोलॉजी को लेकर रूस चालबाजी करेगा? लेकिन भारत के रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा रूसी लड़ाकू विमान को लेकर कुछ चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने यूरेशियन टाइम्स से कहा है कि रूस पूरी तकनीक नहीं देगा। बेहतर होगा कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 स्क्वाड्रन Su-57 ही खरीदे और पूरा फोकस एमका पर रखे। Su-57 का स्थानीय उत्पादन एमका को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि दोनों को एक साथ विकसित करना व्यवहारिक नहीं होगा। उन्हें आगे कहा कि दुनिया में फिलहाल 3 स्टेल्थ फाइटर उपलब्ध हैं, रूसी Su-57, अमेरिका F-35, चीनी J-35A। रूस को पता है कि भारत ही उसका सबसे बड़ा संभावित खरीदार है, इसलिए वह इतनी आक्रामकता से प्रस्ताव आगे बढ़ा रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स को इस बात की चिंता है कि अगर भारत
Su-57 के साथ जाता है तो स्वदेशी एम का प्रोजेक्ट धीमा पड़ सकता है या बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। नवभारत टाइम्स से बात करते हुए विजयन के ठाकुर ने कहा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की प्रक्रिया सालों साल तक चलती रहती है और Su-30 MKI की भी टेक्नोलॉजी कई दशक बीतने के बाद भी आज तक भारत को रूस से नहीं मिले हैं। विजयन के ठाकुर का भी सुझाव रहा कि भारत को शुरुआत में 2-3 स्क्वाड्रन खरीदना चाहिए और फोकस स्वदेशी एमका पर रखना चाहिए। ये हम बात करें ताइवान की। ताइवान पर चीन के हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। शी जिनपिंग ने कैलेंडर में 2027 का टाइमलाइन सेट कर दिया है। खासकर डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग के लिए ताइवान का मिशन और आसान हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बात की उम्मीद अब काफ़ी कम बची कि अमेरिका ताइवान को चीनी हमले से बचाने सामने आएगा। इस बीच चीन लगातार अपनी क्षमता का विस्तार कर रहा है और विनाशक हथियारों का निर्माण कर रहा है। यूएस इंटेलिजेंस का आंकलन है कि चीन की सेना 2027 तक ताइवान पर हमले के लिए तैयार हो रही है। साल 2012 में सत्ता संभालने के साथ ही शी जिनपिंग ने 2027 का टाइमलाइन सेट कर दिया था। उसी दौरान उन्होंने आक्रामक अंदाज में चीन की सेना को ताकतवर बनाना शुरू कर दिया था। अब चीन के पास 20 लाख से ज़्यादा की सेना है, जो उसे दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्स बनाती है। हालांकि चीन की सेना के पास युद्ध का ज़्यादा अनुभव नहीं है और उसने आखिरी बार बड़ी मिलिट्री लड़ाई 1979 में वियतनाम के खिलाफ बॉर्डर पर लड़ी थी, जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा था। ताइवान पर हमले की उल्टी गिनती शुरू। शी जिनपिंग ने चीनी सेना के लिए सैन्य बजट 245 अरब डॉलर प्रतिवर्ष कर दिया है। सेना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाया और 3 लाख से ज़्यादा सैनिकों को सेना से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि अमेरिका का डिफेंस बजट अब भी लगभग 3 गुना ज़्यादा है, लेकिन चीन लगातार इस अंतर को कम कर रहा है। वहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और पेंटागन की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि चीन 2027 तक ताइवान पर सैन्य कब्जे के लिए तैयार रहने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। सितंबर महीने में राजधानी बीजिंग में निकाली गई सैन्य परेड के दौरान इसकी झलक देखने को भी मिली है, जब चीन ने पहली बार न्यूक्लियर ट्रायड यानी धरती, समुद्र, हवा से परमाणु बम दागने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था। चीन ने इस दौरान DF-5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का भी प्रदर्शन किया, जिससे अमेरिका के किसी भी हिस्से पर परमाणु बम गिराया जा सकता है। अमेरिकी एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि चीन के पास 2030 तक 1000 से ज़्यादा परमाणु हथियार हो जाएंगे, जबकि CSIS की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि अमेरिका परमाणु हथियारों की रेस में चीन से हारने की तरफ बढ़ रहा है। चीन में बिजली की रफ्तार से मिसाइलों का निर्माण हो रहा है। CNN की 2025 की रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से कहा गया है कि चीन ने अपनी मिसाइल फैक्ट्रियों का क्षेत्रफल 60% तक बढ़ा दिया है। सैकड़ों एकड़ के गांवों को हटाकर भूमिगत बंकर बनाए गए हैं। नई नई फैक्ट्रियां बनाई गई हैं। मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए नए नए लॉन्च पैड भी तैयार किए गए हैं। अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट विलियम एल्ब्रक ने कहा है कि चीन उस रेस में शामिल है जो एक मैराथन रेस है। चीन मिसाइल और ड्रोन हमलों से ताइवान को बचाने की कोशिश करने पर अमेरिका पर हमला करने की योजना पर काम कर रहा है, ताकि अमेरिकी मदद अस्थिर हो जाए। 10,000 मिसाइलें भी काफ़ी नहीं। ताइवान पर अगर चीन हमला करता है तो उसे अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया से एक साथ युद्ध शुरू होने का डर है। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स चीन की युद्ध तैयारियों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे खतरनाक सैन्य विस्तार बता चुके हैं, जबकि बीजिंग की तरफ से तियानमेन स्क्वायर से एक साथ 80,000 शांति के कबूतरों को उड़ाकर दुनिया को शांति का संदेश दिया गया है। तियानमेन स्क्वायर वही जगह है जहाँ चीन ने 10,000 से ज़्यादा छात्रों को विरोध प्रदर्शन करने पर कुचलकर मार डाला था। चीन डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को भी एक चाल मान रहा है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीनी हमले की स्थिति में ताइवान को अमेरिकी मदद नहीं देने की बात कही थी। दूसरी तरफ अब जबकि 2027 के शुरू होने में महज 1 साल का वक्त बचा है, तो एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि चीन ने अगर हमला शुरू किया तो उसे कंट्रोल करने में 10,000 से ज़्यादा मिसाइलें भी पर्याप्त नहीं होंगी। युद्ध की चिंगारी वैश्विक टकराव में बदल सकती हैं। दुनिया आज इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। ताइवान पर पहला हमला शायद इंडो पैसिफिक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को युद्ध की आग में धकेल सकता है। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.